नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। आजादी के बाद पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर वंदे मातरम की गूंज थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 76 मिनट तक देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिमागी नक्सली की चर्चा की। दिमागी नक्सली ये एक नया फिनोमिना है। आज से पहले ये शब्द आपने नहीं सुना होगा। अर्बन नक्सल तो आपने सुना था, लेकिन ये दिमागी नक्सली कौन है? दिमागी नक्सलियों की पहचान कैसे होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों देशवासियों को दिमागी नक्सलियों से आगाह करना पड़ा? क्या ये दिमागी नक्सली हथियारबंद नक्सली से ज्यादा खतरनाक है? आज हम करेंगे इस पर चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दिमागी नक्सलियों की पहचान करने की हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाती हूं जो उन्होंने इस संदर्भ में कहा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आगाह किया कि दिमागी नक्सली से सावधान रहें, दिमागी नक्सली को पहचान कर उन्हें आइसोलेट करें। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी बिफर पड़ी। उन्होंने कहा कि पहले अर्बन नक्सली शब्द गढ़ा गया था, अब प्रधानमंत्री दिमागी नक्सली के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनको उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। अब गुजरात बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान कर अपनी मानसिकता उजागर की। ऐसा कहा गया, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने फिर से राष्ट्रगीत का अपमान किया और उस वीडियो को तस्वीर के साथ, इस संदर्भ के साथ पोस्ट किया कि जब वंदे मातरम देश का राष्ट्र गीत बज रहा था, तब कांग्रेस पार्टी के आला नेता, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, या फिर इस वक्त देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हों, वो इस राष्ट्र गीत का अपमान करते हुए दिखाई दिए। तो विषय बहुत सारे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रशीद किदवई जी इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया, जेडीयू की ओर से श्वेता प्रिया, लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव और भारतीय जनता पार्टी से रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत।
रशीद जी, पहले तो मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत इसलिए करती हूँ क्योंकि आज जो संदर्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, उन्होंने कहा कि ये बात अब अर्बन नक्सलियों से आगे चली गई है। इस देश में जो दिमागी नक्सली हैं उन्हें पहचानना होगा। इस पहचान को आप किस तरह समझ रहे हैं? कौन है ये जो देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर अब दिमागी तौर पर नक्सलवाद फैला रहे हैं? हार्डवेयर की बात नहीं, अब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। जी मीनाक्षी, देखिए, प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं स्वतंत्रता दिवस में, स्वतंत्रता दिवस को तमाम हमारे देशवासियों को, इंडिया टीवी देखने वालों को शुभकामनाएं। देखिए, जब प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं तो पूरे देश को संबोधित करते हैं और उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हमारे देश में मीनाक्षी बहुत सी विचारधाराएं हैं और वो विचारधाराओं से कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है लोकतंत्र में कि हम उससे इत्तेफाक करें। बहुत सी विचारधाराएं पनपी और उसको लेकर राजनीतिक आंदोलन हुए और वो फिर राष्ट्रीय धारा का हिस्सा बन गए। पूर्वोत्तर की बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, पंजाब के, कश्मीर में बहुत जगह के ऊपर इस तरह के मूवमेंट चले और धारा से जुड़ गए। जहाँ तक बात होती है, एक पॉलिटिकल बात है कि दिमागी नक्सल, जिस तरह से अर्बन नक्सल का भी पहले जिक्र किया गया, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, अगर हम उसको किसी कानून के दायरे में लाना चाहते हैं तो उसकी हमें परिभाषित करना पड़ेगा। बिना परिभाषित करने तो केवल ये जुमलेबाजी या ज़बानी जमा खर्च है। देखिए, किसी के मन में क्या चल रहा है वो कोई अपराध नहीं हो सकता, ना उसको अपराध में लाया जा सकता है। कोई आदमी जब कोई अपराध करता है तब उसका संज्ञान लिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री का, मीनाक्षी, में और एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा, अगर वो उस तरफ इशारा कर रहे थे कि पिछली जो यूपीए की सरकार थी जिसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी और उसको बहुत ज़्यादा एक सलाहकार के रूप में थी, अगर उसमें कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने देश हित में नहीं किया तो उसको कानून के जरिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी कोई 12 साल गुजर चुके हैं, 13 साल, अभी भी कार्रवाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन ये बात करना, एक लाल किले को एक राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल करना और वहाँ एक ऐसी बात जिसे हम कहते हैं एक शगुफा छोड़ना, ये मुझे लगता है राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने इसलिए एक पत्रकार के साथ ये चर्चा शुरू की जिससे कि पहले जो इसके बौद्धिक पहलू हैं वो सामने आ जाए, फिर हम इसके राजनीतिक पहलू पर आएंगे। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इसका क्या पहलू देख रहे हैं? ये राजनीतिक पहलू है, साइकोलॉजिकल पहलू है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाना क्या चाहते हैं? कौन है ये दिमागी नक्सली? नक्सल बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण है। मैं अभी अपने मित्र रशीद किदवई जी को सुन रहा था, यह जुमलेबाजी नहीं है। हमारे अगल बगल और इस पैनल में भी दिमागी नक्सल बैठे हुए हैं और अब हमें इस बात का अनुमान है कि दिमागी नक्सल कौन है। समाज, देखिए, नक्सल वो हैं, नक्सल दिमागी नक्सल से बंदूक वाले नक्सल नहीं, जो दिमाग से काम करते हैं। और अभी भी सिस्टम में, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं, इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई, उसमें ऐसे ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत कर दिया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह से लेकर शाम तक गाली देते हैं। उनके काम करने का तरीका, उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो भी उतना मजबूत नहीं है, बावजूद इनके उनको पुरस्कार मिल गया। तो इसी को कहते हैं दिमागी नक्सल, कि सिस्टम में आप घुसे हुए हैं। आपने ऐसे लोगों को नॉमिनेट कराया जूरी में जो वहां बैठे हुए औसत दर्जे के ये ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत कर देता है जिसका कोई बड़ा योगदान नहीं है। और ये अनायास नहीं है। मैं दिमागी नक्सल को अगर बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखूं तो जो भारत विचार को चुनौती देने वाले लोग हैं वो दिमागी नक्सल हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, चंदा चढ़ावा चोरी का उदाहरण के साथ। चढ़ावा चोरी की घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय, और अपराधियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। बावजूद इसके, लेकिन अगर आप देखेंगे तो चढ़ावा चोरी जैसे एक अपराध को सनातन धर्म से जोड़ के संसद परिसर में उस पर प्रहसन किया जाए, यह दिमागी नक्सल है। कि एक आपको अवसर मिला और आपने उस अवसर का लाभ उठाते हुए एक बड़े विचार को, क्या कहते हैं, बड़े विचार को अपमानित करने, प्रश्नांकित करने, कटघरे में खड़ा करने का आपने प्रकल्प आरंभ कर दिया। यह दिमागी नक्सल है। यह दिमागी नक्सल है कि एक तरफ जहां 100 वर्ष की एक संस्था पूरे भारत में कुटुंब प्रबोधन के जरिए परिवार की महत्ता, परिवार के माध्यम को राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रही हो, और दूसरी तरफ मेरा जेंडर मेरी मर्जी, मेरा लिंग मेरी मर्जी,
जैसे नारे लगाकर परिवार नाम की संस्था को, विवाह नाम की संस्था को कमजोर करने का परोक्ष रूप से उपक्रम किया जाए, ये है दिमागी नक्सल। मैं इस पर घंटों बोल सकता हूं, मेरा काम है मार्क्सवाद और उसके अर्धसत्य पर। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जब अपने सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे वो, कि हथियार बंद माओवादी और नक्सलवादी का सफाया हो गया इस देश से और अब वो इस हालत में नहीं बचे कि वो जिंदा होकर सांस भी ले सके, उसी क्रम में अपने वक्तव्य के उत्तरार्ध में उन्होंने कहा कि देश से अभी दिमागी नक्सल का सफाया होना बाकी है। आपने जो बात कही वो केवल माओवाद वाली सोच पर वो कुठाराघात नहीं था, बल्कि वो जो एक विदेशी सोच आयातित है हमारे देश में, उसके ऊपर भी कुठाराघात था। लेकिन क्या अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही समझती है? कैसे पहचाने कि क्या असली है, क्या नकली है, क्या नैरेटिव है और क्या रियलिटी है? ये नक्सलवाद जो अभी तक हार्डवेयर में हमें दिखाई दे रहा था, जो बंदूकें हाथ में लेकर खड़ा था, वो भी अब समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़ गया है। तो अब ये दिमागी नक्सली कौन है समाज में? देखिए, अभी एक सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने बोला हमारे अगल बगल डिबेट में ही बैठे हैं, तो मुझे लगता है वही हैं, अनंत विजय ही हैं दिमागी नक्सल। जो दूसरों को समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है वही हैं। सही कह रहे हैं अपने वाले में। वो कह रहे हैं कि जो चढ़ावा चोर है उसे नहीं पकड़ना चाहिए था। इसी को मुझे लगता है दिमागी नक्सल बोलते हैं, कि जो चढ़ावा चोरी को ना पकड़े, छात्रों पे लाठी चल जाए, छात्रों की पैलेट गन छात्रों के ऊपर चल जाए, उसकी आंख फूट जाए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, शायद ये दिमागी नक्सल की उपज हो सकती है। अनंत विजय तो यही कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी को अगर हमने उजागर किया समाजवादी पार्टी ने, तो वो उनके हिसाब से दिमागी नक्सल, तो मुझे लगता है वही दिमागी नक्सल है जो ज्यादा दिमाग लगाए, जो सच ना बोले, जो असत्य को बढ़ावा दे, जो चोर को बचाए, वो वही दिमागी नक्सल है। जो चढ़ावा चोरी में लिप्त है उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन उस चढ़ावा चोरी की आड़ में जो सनातनी वेशभूषा धारण करके फिर उस सनातनी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहा है, वो दिमागी नक्सली है, अगर मैं ठीक समझ पाई हूं। खैर, आपका परिप्रेक्ष्य अलग है, आप बोल सकते हैं अनुराग जी। नहीं, आप नहीं समझ पा रही, क्योंकि आप थोड़ा समझने में दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ना कि आप वो बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हम समझ पाएंगे ना कि पक्ष का आदमी क्या बोल रहा है। तो नहीं, मैं समझदार हूँ, बिल्कुल समझदार हूँ, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने वो समझने वाला रास्ता बंद किया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, मुझे सुन लीजिए। आपने उनको बोलने दिया, पूरा सुना, तो ये भी एक दिमागी नक्सल होता है। दूसरे को ना बोलने दे, दूसरे को बोलने पे रोक लगाए। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी हो जाए। ये भी एक दिमागी नक्सल है कि विपक्ष को बोलने न दिया जाए, बोलने पर रोक लगाई जाए, वो बोलने लगे तो उसको टोका जाए। और जिससे अनंत विजय जी जिस तरह से कि चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये भी दिमागी नक्सल है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बैठती है। भारतीय जनता पार्टी कोई बुराई करेगा तो दिमागी नक्सल, उसको बोले जाएंगे दिमागी नक्सल है। तो ये राजनीतिक एक नया शब्दावली है कि सत्ता का विरोध में अगर कोई बात करोगे, छात्रों के समर्थन में कोई बात करोगे, किसानों के, अगर महिलाओं के अत्याचार के समर्थन में कोई बात करोगे, न्याय दिलाने की कोई बात करोगे, तो उसको दिमागी नक्सल कह दिया जाएगा। जैसा कि अनंत विजय जी बता रहे हैं, उनकी बातों से तो यही लगा। मतलब कि लोकतंत्र में विपक्ष अगर आवाज उठाएगा जनता की, जनता के भले के लिए बोलेगा, जनता को अधिकार दिलाने की बात करेगा, तो वो दिमागी नक्सल कहलाएगा। ऐसा अनंत विजय जी कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब हुआ है कि जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है वो होने दिया जाए, जो चोरी हो रही है चढ़ावा चोरी मंदिर में वो भी होने दिया जाए। अगर यहाँ सब उनके अनुसार, अगर सरकार के खिलाफ कोई बात ना करे तो समझो दिमागी नक्सल नहीं। अगर सरकार के खिलाफ कोई बात करेगा तो दिमागी नक्सल है। मैंने चोर और को पकड़ना नहीं है, भ्रष्टाचार होने देना है, चोरी भी होने देना है। जो मन में आए, सरकार से संबंधित लोग जहां जहां बैठे हो, जो मन में आए वो कर ले। आप अगर उनको नहीं रोकोगे तो आप ठीक है, अगर रोकोगे तो आप दिमागी नक्सल हैं। ये अनंत विजय जी कह रहे हैं। वाह अनंत विजय जी, क्या बात बताते हैं आप भी। मतलब आप गिर जाओगे, इतना नहीं सोचा था पत्रकारिता में कि मतलब आप चढ़ावा चोरी को आप जस्टिफाई करने लगोगे, उसको दूसरे एंगल से लेके आओगे। तो मुझे तो शक होता है ना, फिर इस तरह की बातें करोगे कि कल तो बोलोगे छात्रों पर जो लाठियां चली हैं, आंख फूटी है, वो भी गलत है, वो भी कह दो दिमागी नक्सल ही है, बोल दो आप। जब बोलना ही है, जब चढ़ावा चोरी, मतलब प्रभु के मंदिर में चोरी हो रही है, उसको विपक्ष उठा रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है, किस तरह से उस पर उजागर कर रहा है, नाट रूपांतरित करके कर रहा है। कल तो आप रामलीला पे सवाल उठा दोगे,
कि रामलीला क्यों हो रही है? यहाँ पे राम के नाम पे जो इस तरह से रावण और यहाँ पे ये जो बनाए जा रहे हैं सब गलत है। कमाल है भाई। मैं सोच रही हूँ कि उनसे पूछ कर ही उन्हें टोक लूं, वरना वो मुझे भी दिमागी नक्सली कह सकते हैं। लेकिन रोहन गुप्ता जी, संदर्भ ये है, अनंत विजय जी जो बात कह रहे थे या जो बात रशीद की एक बात कहूं, अच्छा, कुछ लोग दिमागी नक्सल होते हैं, कुछ लोग दिमागी दिवालिया होते हैं। भाई अपनी अपनी श्रेणी है, अपनी अपनी बुद्धि है। रोहन जी, आज सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिमागी नक्सल किसे कहा है? अपने विरोधियों को कहा है, जैसा अनुराग भदौरिया कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार के खिलाफ जो व्यक्ति खड़ा होगा वही दिमागी नक्सली घोषित कर दिया जाएगा, वो देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा? मीनाक्षी जी, आपको, हमारे पैनलिस्ट को और देश को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम डिबेट करते रहेंगे, पर भारत बहुत आगे बढ़ चुका और हम सबका गौरव होना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसके लिए मैं एक पहले कहावत करूंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, अब देखिए जयराम रमेश ने पकड़ लिया, कहीं किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने माओवादी सोच के ऊपर अटैक किया, कहीं कोई विपक्ष का नाम नहीं लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी को तो सेल्फ गोल करते मीनाक्षी जी। उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि हथियारी नक्सल चले गए और जो दिमागी नक्सल है, जिनकी माओवादी सोच है, जो देश के खिलाफ की सोच है, उस पर उन्होंने घात किया। यहाँ पे रशीद किडवाई बैठे हैं, अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं, अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने भी कहा विपक्ष के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। कहाँ नाम लिया? ये राजनीतिक मंच नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। स्वतंत्र दिवस पे अगर लाल किले से प्रधानमंत्री जी देश के विरोधियों को सवाल उठाते हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। कहाँ नाम दिया? क्या कांग्रेस का नाम लिया? क्या समाजवादी का? आप चढ़ बैठते हैं, फिर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ये कहा। ये तो आपका सेल्फ गोल है। अगर आप खुद को ही वो सोच रहे हैं कि आप दिमागी नक्सल है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो आपकी खुद की सोच है। जयराम रमेश को जब पूछा सवाल, तो उनको बोलना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ कर रहा हूं कि जो लोग भी माओवादी सोच है, हम उसके खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है। उसको खुद के ऊपर ले लिया, विरोधी पे कर लिया। आप मुझे मारा करना ही है। मीनाक्षी, मैं पूरे सम्मान के साथ, मैं मेरी बात को खत्म करूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप खत्म करो। मीनाक्षी जी, यही सोच से प्रॉब्लम है, यही कांग्रेस पार्टी। अब देखेंगे आप, आज वंदे मातरम इतने सालों के बाद पहली बार लाल किले से जब गाया गया, कांग्रेस के दफ्तर में जब वंदे मातरम की पंक्तियां गाएगी, किस प्रकार से विरोध हुआ। अब तो वो लॉ बन चुका है, उसके ऊपर भी आपत्ति है। ये आपकी सोच देश विरोधी नहीं तो क्या है? क्यों आपको आपत्ति है? वंदे मातरम जो कांग्रेस के अधिवेशनों में पूरे 6 सारे स्टैंजा गाए जाते थे, आज उससे भी आपको आपत्ति है। ये सोच देश के खिलाफ नहीं है तो क्या है? मैं आपको इतना कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी, आज के दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। ये विपक्ष का मानसिक दिवालियापन है। मैं अनंत विजय जी के साथ एंडोर्स करूंगा कि हर मुद्दे को अपने ऊपर लेके उसको बोलते हैं कि हमको ये बोला, आपको नहीं बोला। उस सोच को बोला जो देश के खिलाफ चलती है, उस सोच को बोला जो अपने आप की अपनी राजनीति को देश के पहले रखती है, उस सोच को बोला कि जो तुष्टीकरण की राजनीति को देश के पहले रखती है। पहले सुनिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उसके बाद कमेंट करिए। और इसीलिए आप वो ट्रैप में फंस जाते हैं और पूरा देश का भी समय खराब करते हैं और आपकी मानसिकता भी खराब होती है। रशीद जी, आप रिस्पॉन्स से केवल एक छोटी सी बात है। प्रधानमंत्री का भाषण मैंने ध्यान से सुना और आपने भी अभी उसका पूरा जिक्र किया था, वो बाइट दिखाया था, फिर आप रिपीट करा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लोग जो बड़े बड़े पद के ऊपर थे वो सलाहकार समितियों में भी थे, तभी इसीलिए मैंने यूपीए और एनएसी की बात करी। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल कहा है कि सरकार में थे और बड़े बड़े पद पे थे। तो ये बात को हम ऐसे नहीं कह रहे हवा में। जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो रोहन गुप्ता को उसको ध्यान से सुनना चाहिए। नहीं, एक मिनट, वापस मैं बता रहा हूँ रशीद किडवाई, आपको मैं बता दूं कहां आप गलत है। उस सोच की अगर कोई व्यक्ति उसको कहा, पार्टी को नहीं कहा, आपकी सोच है कि कांग्रेस को कहा। देखिए, मेरा उतना ज्ञान नहीं है जितना आपका है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे कि वो लोग सरकार में सलाहकार समिति में थे, तो सरकार में सलाहकार समिति में कौन था, ये आप अनंत विजय जी से भी पूछ सकते हैं। अब आपको कांग्रेस के प्रवक्ता तक आप सुन लीजिए बात को। देखिए, आप व्यक्तिगत बातें करते हैं, दल आप बदल के आए हैं, आप फजूल की बहस मत करिए। रशीद जी, उनकी बात भी आ गई। रोहन जी, मैं आपकी बात समझ गई। आपका कहने का मतलब ये प्रधानमंत्री का इशारा पार्टी पर नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति अगर किसी पार्टी से एसोसिएटेड है और अपने आप पर अगर वो बात ले रहा है, तो इसमें भी बीजेपी को कोई बात की निराशा नहीं होनी चाहिए। तो जहां तीर आप चलाना चाहते थे, एकदम सही जगह पे निशाने पर तीर लगा है और वहां से बात आ रही है, अब निकलकर सामने खुल रही है। ऐसा है मीनाक्षी जी, अगर इसको आप तीर बोलेंगे तो तीर तो चला, इन्होंने ढूंढ के पीछे गए, तीर के पीछे दौड़े, अरे मुझे पकड़ना है तीर, और ये तीर उड़ता तीर ले लिया। रशीद भाई ने उसकी शुरुआत की और अनुराग भाई ने पकड़ लिया। मुद्दा यही तो समझना है। जब सोच की बात आती है, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कुछ कहा,
प्रधानमंत्री भी समझ के बोलते हैं, हर चीज को उड़ता तीर मत लीजिए, इसी में आप लोग फंसते हैं, फिर हफ्ता उसी में डिबेट करते रहेंगे, अपने आप को खुद को ही आप ठीक है बोलेंगे सर। दिमागी नक्सल, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं अब विवेक श्रीवास्तव जी, आज युवाओं की खूब जमकर बात हुई। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्सों को अगर अलग अलग सेगमेंट्स में बांट कर देखें तो जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो देश के युवाओं पर आधारित था। और उसके बाद फिर मैं डेटा निकालने लगी कि आज की स्थिति में भारत के स्टार्टअप्स की सिचुएशन क्या है, एआई की सिचुएशन क्या है, सेमीकंडक्टर्स की सिचुएशन क्या है। तो उस पर जो डेटा मैं समझ पाई हूं, साल 2024 में 89% नए स्टार्टअप खुले, जिसमें से ज्यादातर एआई पावर्ड स्टार्टअप हैं। 2026 का जो लक्ष्य है वो सालाना 1 करोड़ यूथ को एआई ट्रेनिंग का ऐलान कर दिया गया। 2027 तक एआई मार्केट के बारे में 25 से 35% ग्रोथ के साथ 12 लाख से ज्यादा एआई एक्सपर्ट की जरूरत का ये जो मार्केट क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए बाकायदा स्किल किया जाएगा। ये तमाम बातें तो बहुत अच्छी बातें हैं। आज आप प्रधानमंत्री के इस भाषण की को समर्थन देंगे या इसकी निंदा करेंगे? देखिए, सरकार डरी हुई है, मेरे प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं। पिछले 4 सालों का सबसे छोटा भाषण था, इसके पहले 103 मिनट का भाषण था, आज मेरे ख्याल से 75 मिनट 76 मिनट का भाषण था। शुक्र है हिंदू मुसलमानवाद नहीं हुआ, लेकिन जेनजी का इतना टेरर, जेनजी का इतना भय, अब सब अपनी अपनी दुकान बचाने में लगे हैं। बाबा रामदेव का आज आप पॉइंट सुनिए, खड़े होकर के सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपने जो जो युवा के लिए बोला है, बाबा रामदेव ने बिल्कुल विपरीत बोला है और अच्छा खासा लंबा दिया है। उनके साथ वो बालकृष्ण जो घूमते हैं, उन्होंने भी बोला पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई महंगी है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, सब कच्चे चिट्टे खोले। और जेनजी से को सब लोग, यहां तक कि नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में आरएसएस के चीफ, उन्होंने भी जेनजी को अपने तरीके से बुलाया और मोदी सरकार से कन्नी काटी। यहां बैठे हैं तरुण विजय जी। सर, मार्क्सवाद जिस एलजीबीटीक्यू को, अनंत विजय, सॉरी माय अपॉलॉजीज, अनंत विजय जी, जिस आप जो 100 साल के संगठन की बात कर रहे हैं ना, वो 100 साल के संगठन ने कोर्स करेक्शन किया है। नीता अंबानी सेंटर के अंदर अगर आप मोहन भागवत जी की पूरी स्पीच को सुनते, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। लॉट ऑफ कोर्स करेक्शंस। उन्होंने कहा एलजीबीटीक्यू ये कोई बुरा शब्द नहीं है, उसको एंडोर्स किया है। सर, जिस फैमिली वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप को माना है। जेनजी के नई चीजें और नए रहन सहन को आरएसएस ने एक्नॉलेज किया है। इस बदलाव को मोदी जो मर्जी कहे, भाजपा जो मर्जी कहे, बट द संघ इज सेइंग आई हैव टू सेव माय शॉप। और अगर जेनजी एक नए तरीके से सोचता है तो भैया हम उसके साथ हैं। ये संस्कृति के नाम पे मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। विवेक जी, मुझे ये बताइए कि अगर कोई कोर्स करेक्शन कर रहा है, जेनजी के साथ अगर अपने जुड़ाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको समर्थन दे रहे हैं, तो आप यानी संघ के साथ हैं? नहीं, अगर संघ, भाई अभी तो आप तारीफ कर रहे हैं कि वो एलजीबीटीक्यू की बात कर रहे हैं। सुनिए, हमारा मार्क्सवादियों का एक एजेंडा है, हमारे अपने सोशल एजेंडा है, हमारा अपना विजन है एक सोसाइटी का, उसके कुछ बिंदु हैं, कुछ मूल पॉइंट्स हैं। आप मीनाक्षी जी उसको एंडोर्स करिए, मैं आपके साथ हूं। इंडिया टीवी एंडोर्स करेगा, मैं उसके साथ हूं। अनंत विजय एंडोर्स करेंगे, मैं उसका साथ हूं। संघ कह रहे हैं एलजीबीटीक्यू को हम एंडोर्स करते हैं, मैं उनके साथ हूं इस विषय पर। वो कह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप इज द न्यू नॉर्मल, मैं उसके साथ हूं। अब ये पिछड़ी सोच के साथ अगर अनंत विजय जी शादी और शादी का वो लेकर के बैठे रहेंगे तो बैठे रहिए। एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ जेनजी टुडे। इट्स अ न्यू जेनजी, नया भारत, नई सोच। आप नहीं बदलेंगे, नया भारत और नई आपको हटना सोच में पड़ेगा। क्या भारतीयता का पुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं इस विषय को डिरेल तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि आपने ये मुद्दा उठा लिया है, इसलिए अनंत जी आप पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दें और फिर मैं जेडीयू की प्रवक्ता हमारे साथ है श्वेता जी, आपके पास आ रही हूं। अनंत जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, भारत की संस्कृति में भारतीयता का पुट होना चाहिए, वो जेनजी भारतीयता के पुट के साथ होना चाहिए या जो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है उसके साथ होना चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, ये प्रश्न मुझे लगता है कि थोड़ा आप जेनजी के साथ ज्यादती कर रही हैं। भारत का जेनजी वो नहीं है जो जंतर मंतर पर दिखा। भारत का जेनजी रूरल जेनजी भी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड का जेनजी भी जेनजी है भाई, वो युवा ही है। जो देवेंद्र नाथ महतो हैं वो दिपके वाले जेनजी नहीं है, वो अलग हैं। वो चूंकि उनके पास ये अर्बन फिनोमेना और अर्बन औजार नहीं है, उनके पास ये कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के टूल्स नहीं है जो नोम चॉम्स्की, विवेक जी,
विवेक जी, can you keep your mouth shut for a moment, sir? Can you tell me whether you endorse Mohan Bhagwat or not? Sir, I am not answerable to you, sir. मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिए। विवेक जी, बड़े शांति से डिबेट करने का मेरा तरीका है। मैं प्रश्न उठाती हूँ, उस पर उत्तर देती हूँ। मैं आपस के तू मैमे का कल्चर नहीं है मेरे डिबेट का। अनंत जी जवाब देते हैं। सुनिए ना, विवेक जी सुनिए ना, मैं मीनाक्षी जी के प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। जिस दिन आप एंकर बन जाएंगे अपनी विचारधारा के आधार पर, तब मैं आपका उत्तर दे दूंगा सर। आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहते हैं। कितना अच्छा डिबेट होता है उसमें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मीनाक्षी जी, जो जेनजी है वो पूरी तौर से भारतीय परिवार पद्धति, भारतीय विवाह संस्था, भारतीय स्वबोध के आधार पर ही चल रहा है। ये जो कुछ दिमागी नक्सल है जो उसमें, ये अब जैसे देखिए, इसी को कहते हैं दिमागी नक्सल। मोहन भागवत जी के पूरे बातचीत पर जो पूरा कार्यक्रम हुआ, उसके 1 घंटे 29 मिनट से लेके अंत तक कहीं लिव इन शब्द आया ही नहीं है। और एक दिमागी नक्सल ने किस प्रकार से LGBTQL, फिर वही बात यार, आप अपनी बात कह लेना ना यार। क्या मार्क्सवादी ऐसे ही होते हैं क्या? मार्क्सवादी ऐसे ही होते हैं क्या? यही सिद्धांत सिखाया गया है आपको क्या? नहीं, मैं तो आपसे तो सर मेरी बात सुन लीजिए ना। आपका समय आएगा, आप अपनी बात कर लेना। क्यों बदमजी करते हो आप? ठीक है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिमागी नक्सलपन यही है। और मीनाक्षी जी, मैंने तो ये मार्क्सवादियों के अर्धसत्य पे पूरी किताब लिखी है। 3रा संस्करण इसका आ गया है हमारे पास। इस पर मैं आज से नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल के दायरा को और विस्तृत किया है। अर्बन नक्सल की अवधारणा से आगे जाकर यही है कि किसी भी चीज के अर्ध सत्य को आप पूर्ण सत्य बनाकर पेश करो। अगर मैं कहूं तो वही दिमागी नक्सलिज्म है। अगर आप किसी भी चीज पे, कोई भी चीज, एक पूरा प्रकल्प, आप मोहन भागवत जी आज इनको बहुत प्रिय लगने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मोहन भागवत जी ने इवॉल्व किया संघ को। अगर LGBTQ के साथ जाकर, LGBTQ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वीकार करते हैं, उन्होंने कहा समाज में एक वर्ग वैसा भी है, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए नए प्रशंसकों को। ठीक है। मेरा आज चर्चा का विषय ना मोहन भागवत है, ना LGBTQ है, और ना उनकी स्पीच है। इसलिए फिर से आज के संदर्भ पर लौटते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की स्पीच पर ये लेफ्ट का मानना है, श्वेता जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो सभी को, आपके दर्शक को भी, यहाँ बैठे सारे आदरणीय पैनलिस्ट को और आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ये कैसी बातें कर रहे हैं विवेक जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बातें कही है, वो जिस तरीके से जनजी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भारत की जनता को भी पता है कि जितने अच्छे तरीके से वो जनजी से कनेक्ट कर पाए हैं, उतना अभी तक के इतिहास में कोई नेता नहीं कर पाया है। जिस तरीके से लोग, बच्चे उनको सुनना चाहते हैं। रही बात जेनजी की बात करते हैं, तो जेनजी वो नहीं है जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। जेनजी वो है जो झारखंड में बैठे हुए हैं, रांची में बैठे हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जेनजी को अपने संवैधानिक अधिकार के बारे में पता है। यहाँ पे जब भी नक्सलवाद की बात की गई या माओवादी के बारे में, विचारधारा के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, मुझे लगता है ये एक ऐसी चीजें हैं जिस मुद्दे पे विपक्ष को भी साथ आना चाहिए। क्योंकि नक्सलवादी और माओवादी एक विचारधारा है जो कि हिंसात्मक चीजों को प्रमोट करता है, अलगाववाद को प्रमोट करता है, या ऐसा कह लीजिए कि जो संवैधानिक संस्थान है उसके प्रति भरोसे को खत्म करता है। तो अगर आप देश हित में सोचते हैं तो आप इस विचार, आप मुझे ये बताइए, इनसे पूछ के, ऑपोजिशन वालों से जो इस बात को एक राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं, क्या हिंसात्मक चीजों को खत्म करने की जो बात करे वो देश हित में नहीं है? क्या उसका सपोर्ट इन लोगों को नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे विचारधारा का हिंदी के अगेंस्ट में नहीं है। जंतर मंतर पे जो चीज हुआ था विवेक जी, वो जेनजी ने नहीं किया था, ये बात आपको भी समझना होगा। देखिए जितने नहीं युवा, देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां पे युवा नहीं थे। वो आयु वर्ग जो था वो 18 से 30 साल के बीच का था। इसे तो आप नहीं नकार सकती। हाँ, वो अलग बात है कि उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो एक ऐसी अराजक स्थिति को शायद हो सकता है सपोर्ट करता हो। उसमें अलग अलग खेमे हो सकते हैं, लेकिन वो देश का युवा ही था। अनुराग जी, मीनाक्षी
जी मीनाक्षी मैं जी, लौटती हूँ आपके पास अनुराग जी। देखिए मीनाक्षी जी देखिए, दिमागी नक्सल किसको कहते हैं आपकी डिबेट में प्रूफ हो गया। बधाई हो आपको, अच्छी डिबेट आपने कराई कि दिमागी नक्सल पता चल गए कौन है। दिमागी नक्सल वो होते हैं जो डिवाइड एंड रूल करते हैं। जैसे देखिए, अब देखो यूथ में भी बांट रहे हैं, बोले जंतर मंतर के जैन जी अलग और झारखंड में रांची के जैन जी अलग, कल कहेंगे पश्चिम बंगाल के जैन जी युवा अलग, महाराष्ट्र के अलग, फिर कहेंगे गुजरात के अलग, पंजाब के अलग। जो हमारे जैन जी को बांटे वो समझो दिमागी नक्सल है। तो यहाँ बैठे हुए जो लोग जो हमारे युवाओं को बांटने की बात कर रहे हैं कि जंतर मंतर में छात्र नहीं थे, वहां पे छात्र थे। मैं कहता हूं छात्र वहां भी थे, छात्र यहां भी थे। तो जो ये बांट रहे हैं ना, वो दिमागी नक्सल हैं। तो इसलिए आपको बधाई हो कि आपने इनको एक्सपोज कर दिया, दिमागी नक्सलों को जो यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए। अरे एक्सपोज हो गए, दिमागी नक्सल एक्सपोज हो गए। ठीक, आप बोलने दीजिए दिमागी अरे मेरी बात होने दीजिए। दिमागी नक्सल पता चल गए, फिर आप चिल्लाने लगे। अब आप देखो यहाँ पे हल्ला मचाने लगे। ये भी एक दिमागी नक्सल की पहचान होती है, जो बीच में हल्ला मचाने लगे। ये भी दिमागी नक्सल है। तो एक्सपोज हो चुके आप मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, आज देखिए एक दिमागी नक्सल जो यहाँ बैठे हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं पता है आपको? उन्हें पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। आपने 2 बार उनको बुलवाए, वो कंफ्यूज हो गए। आज कंफ्यूज हैं, फ्यूज हैं, क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। अगर आप उनको दोबारा सुन लीजिए, उन्होंने बोला क्या अब तक आपके समझ में आया क्या? मीनाक्षी आनंद विजय जी जो कह रहे थे, मेरे तो समझ में आया नहीं क्या बोले। वो हड़बड़ा गए हैं। उनका दिमाग कहीं चल रहा है, बोल कहीं रहे, सोच कहीं रहे। वो दिमागी नक्सल है ना, आपके पास है। मैं तो बिना कोई नहीं समझ पाया। उनसे सीधा पूछा गया। सुन लीजिए वो क्यों नहीं आप पहचान। मैं बता रहा हूं ना, पहले चढ़ावा चोरों को जस्टिफाई कर रहे थे, दिमागी नक्सल की उपज आप देख रहे थे। फिर वो जैनजी को बांटने लगे आपस में कि जैनजी अलग अलग है, जैनजी अलग अलग, युवा अलग अलग होता है। मतलब वो देखो कैसे कंफ्यूज है। वो वहां दिमागी नक्सल की आपको उपज दिखाई दी। ये वो लोग हैं जो वाकई दिमागी नक्सल की बात करते हैं, डिवाइड एंड रूल। वो हमें आपको ही बांट देंगे। अभी हम आप कुछ बात करने लगेंगे तो हमें आपको बांटने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दिमागी नक्सल होता है, उसका एक ही काम है, डिवाइड एंड रूल। आपस में बांटो। कभी धर्म के नाम पे राजनीति करो, कभी छात्रों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। कभी अगर आप नहीं मानते हो तो उसमें हिंसात्मक प्रयोग करते हैं। पैलेट गन चलवा देंगे, उनका सर्वर फोड़वा देंगे, उनका हाथ पैर तोड़ने की नौबत तक आ जाएगी। इसको क्या कहोगे आप? जो इस चीज को समर्थन करता हो, ये इस चीज को समर्थन कर रहे हैं कि जंतर मंतर में जो हुआ, वो वहां पे जो लोग थे वो उनके पर जो जिस तरह से उन पे डंडा बरसाया या पैलेट गन चली, उसको आनंद विजय जी जस्टिफाई कर रहे हैं। कमाल की बात है। जैनजियों को पीटेंगे, जैनजी पिटेगा और उसको आपके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि हमें ये देश अब लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। लेकिन एक तस्वीर में अब आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, फिर आप लोग मुझे आकलन करके बताइएगा कि इसे आप कौन सी कैटेगरी में डालते हैं। आज इंदिरा भवन में भी ध्वजारोहण किया गया। वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, सोनिया गांधी जी भी थी, राहुल गांधी जी भी थे, अजय माकन तस्वीर में थे, श्रीनिवास बीवी भी थे, कांग्रेस सेवा दल के तमाम लोग थे। वंदे मातरम का गायन भी हो रहा था। लेकिन वंदे मातरम के गायन के साथ साथ अचानक से यह असहजता राहुल गांधी के चेहरे पर क्यों थी? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे जी अचानक से असहज हो रहे थे? क्यों सोनिया गांधी जी हाथों का एक ऐसा इशारा कर रही थी जिससे वो असहजता दिखाई दे रही थी? सवाल ये भी है। आज भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी, आप पर आरोप यही लगा रही है ना कि ये फिर क्या है? आप चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ, मैं पूरा वीडियो, क्योंकि फिर वंदे मातरम चल रहा है और हम चर्चा कर ले। हाँ, तो नहीं उस पे क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, उस पे हम आप क्या चर्चा करें? मैंने क्या ऐसी बात है जिसमें चर्चा की जाए? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं है। वंदे मातरम का अपमान पर कौन सी कैटेगरी? वो तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, कोई अपमान नहीं है। नहीं, वंदे मातरम, मेरी बात सुनिए। अब कोई बात हुई है तो वो बताएंगे ना बात क्या हुई है, जो ना आपको पता ना हमें पता है। हम उसका एक वीडियो की क्लिप काट के आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि इससे हो गया, वैसा हो गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना, देखो आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी के पास कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। देश के छात्रों के, महिलाओं के, युवाओं के, देश की कितनी बड़ी समस्याएं हैं। मैंने 17-18 दिन पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए सरकार आई नहीं, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। नहीं, अब हम चर्चा किस पे कर रहे हैं कि कौन पार्टी के अंदर में किसने क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, वो हम चर्चा कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया कि भाई हम क्यों जवाब दे। रशीद जी, अगर आप कुछ समझ पाए हो इस वीडियो को देखकर तो आप बता दें। जी मीनाक्षी, प्रथम दृष्टि में जो मुझे नजर आता है कि एक तो हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा तिल का ताड़ बना रहे हैं। ये तिल का ताड़ है सर? जी, वंदे मातरम का गान हो रहा है और वंदे मातरम के प्रति असहजता होना। जी, असहजता थी, बिल्कुल साफ नजर आ रही है। देखिए उसमें थोड़ा ये मुझे लगता है, मेरी वहाँ किसी से बात नहीं हुई है, कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन में वंदे मातरम पहले भी बजता आया है, दो स्टांजास बजते थे, अब 6 का हो गया है, कानून भी पास हुआ है। मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। देखिए जो कांग्रेस पार्टी का जो फंक्शन होता है, बाकी फंक्शन में इसका कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं, आप मुझसे कन्विंस हो या ना हो, जी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद थे जब साइन एंड डाई हुई, उससे पहले वंदे मातरम का गायन हुआ। उसकी कोई, देखिए लीपा पोती का कोई प्रश्न नहीं उठता, ये वहां कांग्रेस से चूक हुई है, लेकिन जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हुआ, वो अब मैं कह रहा हूं कि उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट की स्कोप बनता है, क्योंकि पहले 2 स्टांजास गाए जाते थे, अब 6 स्टांजास, तो वो हो सकता है उसमें कुछ वो कि नहीं 2 नहीं 6 होगा, ये वो हो रहा है जो बीच में बहुत अटपटा लगता है। इसकी बिल्कुल साफ बात करनी चाहिए, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो इस तरीके से वंदे मातरम को अपमान करेगा, और वो राजनीतिक दल जिसने वंदे मातरम की शुरुआत करी जिसके अधिवेशन से, और जो अभी भी उसके तमाम अधिवेशन में जब वो विपक्ष में तब भी होता है, ये मुझे लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम उसको तिल का ताड़ बना रहे हैं। तिल का ताड़, रोहन जी आपको लगता है तिल का ताड़ हो रहा है? ये तिल का ताड़ कैसे हुआ? जो लॉ पास हो चुका है कि वंदे मातरम के लॉ बनने के बाद तो कोई चर्चा नहीं हो सकती, तिल का ताड़ कैसे हुआ? जो वंदे मातरम का लॉ पास हो चुका है, एक राजनीतिक पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, अगर उसे असहजता महसूस करते आप उसको तिल का ताड़ कहते हैं, यही तो मानसिकता है। कैसे बोल सकते हैं इसको तिल का ताड़? आप कैसे असहज हो सकते हैं? क्या आपको नहीं मालूम है कि ये लॉ पास हुआ है? क्या पार्लियामेंट में नहीं थे? क्या आपको नहीं मालूम था क्या चेंज हुआ है और आप तिल का ताड़ बोल रहे हैं? वही वंदे मातरम जो पूरा कांग्रेस अधिवेशन में गाया जाता था, उसको काटा गया और आप तिल का ताड़ बोल रहे हैं। यही तो मानसिकता से प्रॉब्लम है। मीनाक्षी जी क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये तिल का ताड़ कैसे हो सकता है? ये कोई छोटा इश्यू है? चालू वंदे मातरम में उसका अपमान किया गया। आप अगर असहज थे मीनाक्षी जी, रोहन जी, लेकिन इसके बाद जयराम रमेश जी ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चेयर की आवश्यकता थी, तो इसलिए सोनिया जी ने कहा चेयर की बात हुई। फिर हालांकि वहां पे चेयर तो नहीं पहुंची, मीनाक्षी जी इसी को तो लीपा पोती कहा जाता है। सोनिया जी असहज थी, पीछे से उनके जो पूर्व प्रमुख सर हुआ है उन्होंने बात की, चेयर तो 2 मिनट में आ सकती थी, 5 मिनट तो जैसे ही दूसरा स्टैंडर्ड चालू हुआ वो चर्चा थी। ये लिपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी जो अंदर की दिल की बात थी वो देश की जनता के सामने स्वतंत्रता दिन पे आ गई, इसमें कोई लिपापोती नहीं हो सकती, और यही सोच से प्रॉब्लम है देश को। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नक्सली सोच या जो भी है, पर यह सोच से देश को आपत्ति है। अभी अनुराग जी ने कहा कि नहीं, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, दिमागी नक्सल, उन्होंने 10 बार यूज किया। दिमागी नक्सल वो है कि झारखंड के छात्रों को दिल्ली के छात्रों से अलग करे, ये दिमागी नक्सल है। ये दिमागी नक्सल है कि इसको सिर्फ तिल का तेड़ बता दे, तो तिल का तार बता दे कि जो वंदे मातरम देश का गाना है वो पूरा बजने पे विपक्ष को आपत्ति हो, वो तिल का तार है। क्या बात कर रहे हैं? जो कानून पास हुआ है, अगर बीच में बोलना, अगर दिमागी नक्सल का पैमाना है तो सबसे ज्यादा तो आप बीच में बोलते हैं डिबेट में। मीनाक्षी जी जो कानून पास हुआ है उसमें बात मैं खत्म कर लूं। देखिए पता नहीं रशीद जी आजकल अनुराग जी देखिए आपके बीच में कोई नहीं बोला तो आप भी ना बोले, बेहतर होगा। रोहन जी बात पूरी। मीनाक्षी जी मेरी बात खत्म कर लूं, मैं खाली 10 सेकंड में बोलूंगा। मैं अभी वापस ये कहना चाहूंगा कि अगर बीच में बोलने का पैमाना अनुराग जी ने कहा कि दिमागी नक्सल है, तो सबसे ज्यादा तो अनुराग जी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, सारी डिबेट निकाल के देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को ये बोलना चाहिए कि छोटा सा मुद्दा था बड़ा हो गया। ये सोच दिखाता है पार्टी की, ये उनकी असहजता दिखाता है, उनको दिखाता है कि लॉ भले पास हो गया पर क्योंकि हम इसमें नहीं मानते हैं, अगर वो चीज होगी तो हम उसके खिलाफ होंगे। और वंदे मातरम खत्म होने के बाद भी वो चीज डिस्कशन कर सकते थे, अपने आप को नहीं रोक पाए। चालू वंदे मातरम जब गाया जा रहा था उसके बीच में इस प्रकार का बिहेवियर, ये दिखाता है कि उनकी सोच क्या है। उसी सोच से होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के दिन ये होना मुझे नहीं लगता है शोभा दे। मीनाक्षी जी जो बिल पास हुआ है उसका मैंने अध्ययन किया है, उसमें अगर राष्ट्रीय गान का कोई अपमान होता है तो उसमें जो है कानूनी कार्रवाई का प्रोविजन है। तो भाजपा को, जो केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, दिल्ली पुलिस का उसका संज्ञान लेकर के उस पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्यों बता रहे हैं कि भाजपा क्या करेगी? पहले आप गलत पत्रकार हूं, और दूसरी बात कुछ लोग, प्लीज आप जो बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप प्लीज चुप रहिए। आप मानिए कि आप चुप रहिए। आप क्यों बता रहे हैं कि भाजपा? आप प्लीज चुप रहिए, मुझे एंकर ने मुझे बोलने का। मीनाक्षी मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि कुछ लोग दिमागी नक्सल हैं तो कुछ लोग अकल से पैदल हैं।
आप इतने आप अरे कांग्रेस सर, ने सही किया देखिए, गलत किया वो बताइए आप। ये जो अभी चर्चा चल रही है, कैसी बात कर रहे मैं तो ये कह रही हूं कि ये असहजता होनी ही क्यों, श्वेता प्रिया जी, ये असहजता होनी ही क्यों। लेकिन अनुराग जी ये कह रहे हैं कि ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है, या जो राशिद किदवई जी कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप देश के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, आप देश के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब आप वो 18 से 30 साल की उम्र के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें अपने वोटर के तौर पर देख रहे हैं या देश के भविष्य के तौर पर, आप जिस उसको खांचे में डालकर देखें, आप उनके लिए एक्चुअली कर क्या रहे हैं? केवल बातें हैं या वाकई में कोई कदम भी उठाए जा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, जैसे आपने बोला कि वंदे मातरम पे असहज होने का मतलब ये है कि वंदे मातरम को किसी आप एक दल से, किसी आप एक पार्टी से कंपैरिजन नहीं कर सकती हैं। ना तो वो गीत भारतीय जनता पार्टी का है, ना ही वो कांग्रेस का है। उसको जबकि अगर कहेंगे तो वो 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में ही पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद ही गाया था इस गीत को। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक समर्पण का इन्होंने, ये इस गीत में समर्पण और शक्ति दिया है उस वक्त के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें। तो आप आज के डेट में अगर इसका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनको इस गीत के थ्रू ही शक्ति मिलती थी, जिनका मॉरल बूस्ट किया जाता था और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, तो कहीं ना कहीं आप उनका भी असम्मान कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि कानून पास हो चुका है। जब कानून पास हो चुका है कि ये गीत गाया जाएगा तो इतनी असहज होने की जरूरत नहीं थी। रही बात अनुराग जी बार बार इस बात को कि जंतर मंतर के बच्चे जंजी अलग हैं और झारखंड के जंजी अलग हैं, ऐसी कोई बात मैंने नहीं की है। मैंने बोला हिंसात्मक तत्व अलग हैं और रांची में एक भी हिंसा नहीं हुआ, तो वहां के जंजी अलग है। यहाँ के जंजी के नाम पे अराजक तत्व उसमें ज्यादा शामिल थे जंतर मंतर में। तो यहाँ पे नक्सलवादी, मैंने उनको बोला है, नक्सलवादी विचारधारा के लोग वो लोग थे जो यहाँ पे हिंसा किए। देखिए बच्चे कभी नक्सलवादी नहीं हो सकते हैं, उनको इन लोगों ने मोल्ड करने की कोशिश की है। मोल्ड करने की कोशिश की, मोल्ड करने की कोशिश हुई। अनुराग जी रिस्पॉन्ड करें, इन छात्रों को मोल्ड करने की कोशिश की गई। देखिए नक्सलवादी विचारधारा के लोगों ने उनको मोल्ड करने की कोशिश की है। ठीक उन्होंने तो एक बार रुकिए, मैंने आपको सुना मैडम, मैंने आपको सुना। अनुराग जी की आवाज बढ़ाइए। आज स्वतंत्रता दिवस है मैडम, आप अपनी बात कही, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए आपने ही बोला वहाँ के जैनजी अलग थे, यहाँ के जैनजी अलग हैं। अगर यहाँ के जैनजी में, वहाँ के जैनजी में, वहाँ भी एक छात्र नेता है, उन्होंने बोला था कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुस गए हैं। ये झारखंड के छात्र नेता ने बोला था, अगर आपने सुना होगा तो। यहाँ पे जो असामाजिक तत्व अगर कहीं आए तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। इसके मतलब जो दिल्ली की सरकार थी वो फेलियर थी। उसके दिल्ली की सरकार वहाँ सैनिटाइज नहीं कर पाई, पत्थर पहुँच गए, कैसे पत्थर पहुँच गए, वहाँ पे किस तरह से असामाजिक तत्व आ गए, इसके मतलब सरकार को कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन झारखंड में देखिए सरकार कितनी चौकन्नी थी, कोई ज़्यादा असामाजिक तत्व नहीं आ पाए, पत्थर भी नहीं पहुँच पाए। इसके मतलब वहाँ की सरकार तो कामयाब सरकार है ना, वो वहाँ पे आज ये सब पहुँचने के पहले रोक लिए गए, यहाँ नहीं रोक पाई। एक बात। दूसरी बात, लाठी और डंडा किसने चलाए? पुलिस वालों ने। क्या वहाँ पे पैलेट गेंद नहीं चली? क्या वहाँ पे आँख नहीं फूटी? क्या वहाँ पे सर नहीं फूटे? क्या हाथ पैर नहीं टूटे? क्या कपड़े नहीं नुचे? क्या वहां छात्र नहीं थे? अगर कोई असामाजिक तत्व आए थे तो पुलिस पकड़े, जेल में डाले। किसी ने कोई रोका क्या पुलिस को? या किसी ने कहा कि आप असामाजिक तत्व को मत पकड़िए? क्या किसी ने मना किया क्या? इसके मतलब पुलिस प्रशासन फेलियर था वहां पे। अगर असामाजिक तत्व आ जाए, जहां इतने बच्चे बैठे हो, हजारों बच्चे वहां बैठे हो, और असामाजिक तत्व आ जाए वहां पे लुटियन जोन में, जहां मोस्ट सिक्योर प्लेस है, वीआईपी प्लेस है, इसके मतलब पुलिस सिस्टम फेलियर है, सरकार फेलियर है कि वहां पत्थर आ गए, असामाजिक तत्व आ गए, वहां पे बदमाश आ गए। इसके मतलब सरकार को मान लेना चाहिए कि हमसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, हम नहीं चला पा रहे हैं देश को, हम नहीं रोक पा रहे हैं असामाजिक तत्वों को। झारखंड की सरकार से सीखना चाहिए। फेलियर है, इसलिए जेएनसी से संवाद भी हो गया। लेकिन झारखंड की सरकार बड़ा सुपर्ब काम कर रही है। आज भी छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनुराग जी एक फोन जरा हेमंत सोरेन जी को भी तो घुमा लिए। वहां पे 19 दिन बाद
जब वो रोड पे आ गए प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनको वार्तालाप की सूझी है। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि अब सरकारी चली जाएगी, तब वार्तालाप के बाद कितने दिन बाद वार्ता करनी शुरू की। रांची में तो कम से कम पैलेट गन अगर चलेगी रांची के अंदर, सुन लीजिए कान खोल के, अगर सुनिए अगर रांची के अंदर, सुन लीजिए मीनाक्षी जी, अगर रांची के अंदर पैलेट गन चलेगी, AK-47 अगर दिखाई देगी, अगर किसी की आंख जाएगी तो विरोध करेंगे। सुन लीजिए, हम बीजेपी की तरह नहीं है, आनंद विजय की तरह नहीं है कि हम नहीं विरोध करेंगे। अगर वहां होगा तो विरोध होगा, लेकिन जंतर मंतर में जिस तरह से सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, तो इसलिए सरकार का विरोध हुआ। देख लीजिए, एक तस्वीर रोहन गुप्ता जी भी आपको दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं साफ कि अस्पताल छात्र पहुंच जाए, वो फ्लूइड पे चला जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, 10 किलो वजन गिर जाए, अभी की तस्वीरें हो जाए। हैं, उनको नहीं सुनिए, अभी की तस्वीरें हैं, तिरंगा यात्रा में जा रहे थे, उनको बलपूर्वक रोका गया। ये अभी की तस्वीर है, करेक्ट, ये हाल है। ये क्या है? लेकिन आप ये क्या है, ये बताएंगे? अनुराग जी, मेरे पास चूंकि रोहन जी समय इतना ही था, तो इस डिबेट को मैं यहीं विराम दूंगी। यहाँ पे जंतर मंतर के छात्रों के लिए अलग नजरिया और रांची के छात्रों के लिए अलग नजरिया, ये दो नजरिया रख के विपक्ष नहीं चल सकता। इस पर तो मुझे आपको टोकना होगा और रोकना भी होगा। लेकिन आज चर्चा में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका आप भी निभाएं और देश प्रगति के पथ पर आगे चलता चला जाए, हम तो यही आशा करेंगे।